गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ एक नया दिन है, नई सुबह है और दुआ भी है और उम्मीद भी है कि जनाब आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और जो आपके चाहने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं उनका भी ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। जनाब एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जो आपके साथ शेयर करूँगी कि लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आप तरक्की भी करें, खूब नाम कमाएं और पैसा भी अच्छा खासा कमाएं। लेकिन ये सिर्फ तब तक मुमकिन हो पाता है जब तक आप कामयाब नहीं हुए होते। और हर कोई आपको तब तक सपोर्ट भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, ये कर लो वो कर लो, ये भी कहा जाता है मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा। ये सारे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ और तजुर्बात भी शेयर किए जाते हैं हमारे साथ के। और दूसरा, आपके मुंह पर दुआओं के अंबार लगा दिए जाते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह ऐसा कर देगा, अल्लाह वैसा कर देगा, फिर देखो क्या होता है। और वही लोग आपको नीचा भी दिखाते हैं। ज़िंदगी में एक ऐसी भी घड़ी ज़रूर आती है, आपको गिराने, आपको बदनाम करने की भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं और ऐसा कोई हरबा नहीं जाने देते हैं जिससे आपको लोगों में कमतर ना दिखाया जा सके। और ऐसे लोग फिर सवाल उठाते हैं कि आपकी ज़ात पर, आपके किरदार पर और आपके ईमान पर भी। और जब कुछ भी करने को नहीं बचता ना, तो वो आप लोगों को या आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और उस लम्हे आपने बस ये सोचना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये वो लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे। तो आखिरी काम जो उनके पास रह जाता है वो रह जाता है कि आपसे वो सिर्फ बेतुकी नफरत ही कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ऐसे लोगों की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे ही बढ़ना है। अपने ऊपर सवालात का अंबार नहीं लगा देना और ख़ुद को उस सिचुएशन में नहीं डाल देना कि जनाब पता नहीं हमने क्या किया है जिसकी वजह से लोग इस तरह कर रहे हैं, हमारे ऊपर सवालात उठा रहे हैं, हमारे कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं। तो ये आपके कैरेक्टर पर बात नहीं हो रही होती जनाब, ये उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में पता चल रहा होता है कि उनकी सोच कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या बाकी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, उन्हें टेंशन लेने दीजिए। जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो फिर वो इस तरह के अलकाबात से भी आपको नवाजते हैं और नफरत जो उनके दिल में भरी हुई होती है वो भी उनके अल्फाजों में आ जाती है, झलक दिखाई देती है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें लेने दीजिए जो इस चीज़ के हकदार होते हैं। टेंशन उन्हें लेने दीजिए। आप लोग आराम से अपनी ज़िंदगी इंजॉय करिए, आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराहट का बाइस बनिए। तो ये आज का पैगाम था, छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जनाब सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं जनाब आप लोगों की सेहत के हवाले से और उसको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो आज भी हम इसी पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि जनाब मौसम चेंज हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और जैसे ही शहर का मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारी बीमारियां भी हमें आकर घेर लेती हैं और सर्दी के डेरे भी हैं हमारे शहर लाहौर में। और सर्दी में अक्सर हम लोग थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। हमारा कंबल यहाँ पर रज़ाई से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है और इस तरह हम मौसम सरमा का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको इंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपना खाना पीना बेहतर कर लें या मरकूब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना, तो सर्दी की शिद्दत भी हमें कम महसूस होगी। और अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ाओं के साथ साथ सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज की आदत अपना लें, तो जनाब ना सिर्फ हम मौसम को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी हेल्दी रह सकते हैं। कई लोगों को जोड़ों की तकलीफ का सामना करना पड़ता है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ना, तो उनके जोड़ों में दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों को अगर कहा जाए कि जनाब वो अगर एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सर्दी में कौन कौन सी आसान ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम आसानी से घर पर कर सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश कितनी ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास मौजूद हैं। जनाब वैसे तो आपको पूरी एक सीरीज में नजर आ रहे होते हैं फिटनेस टिप्स देते हुए और ऑनलाइन डांटते हुए भी हमें नजर आते हैं आप लोगों को भी, लेकिन आज हमने उन्हें स्टूडियो में बुला लिया है कि वो लाइव आप लोगों को डांटे और पता चले कि जनाब आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आप आ चुके हैं डांटने के लिए लाइव, आज डांट आपने लाइव पिलानी है सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक? आपने खा लिया होगा? यस,
डांटने के लिए कि नई चीज जो है ना मैंने ऐड की है डांटने के लिए हाँ। क्योंकि कोई नहीं इतना डांटता जितना डांटने के लिए मैं आ गया हूँ। और रही बात मौसम चेंज हो चुका हुआ है, मौसम के इफेक्ट भी है बॉडी पे, डिफरेंट भी है, मेजोरिटी भी है, तो उसके लिए कुछ चीजों की एहतियात भी जरूरी है, डाइट भी जरूरी है। और उसके साथ साथ शादियों का सीजन जिस गली में से गुजरो शादी हो रही है, जिस गली में से गुजरो शादी हो रही है। हर वीकेंड पे कोई ना कोई शादी हो रही है और हर कोई जाके वहाँ पे अच्छा खासा शादी का खाना खा रहा है, खा भी रहा है, उसके बाद छुपा भी लेते हैं कि ठीक है रहमान भाई से डांटना पड़े। हमारी सीरीज में भी मैं लोगों को बताता हूँ कि प्लीज मैं डांटने के लिए दोबारा आ गया हूँ, तो इसलिए लाइव आज हेल्दी टिप्स बताने के लिए भी अपने लाइफ को किस तरह आपने चेंज करना है विंटर्स में स्पेशली। और ये ना हो गए शादी का सीजन है तो फौरन आपने कट करने के लिए कि फौरन आपने कट करना है, तो कुछ आप एक्स्ट्रा चीजें आप कर जाते हो, तो उससे भी आपने दूर रहना है। क्योंकि विंटर में मोस्टली ऐसा होता है कि शादियों के सीजन में जी हमने विद इन अ फ्यू डेज फ्यू वीक्स हमने इन चीजों को कट करना है, वेट को कट करना है, तो ऐसा गलत है। एक चीज को आप ग्रेजुअली सिस्टम के साथ, कुदरत के एक सिस्टम में बॉडी दी हुई है, आप सिस्टम के साथ प्ले मत करो। आप जितना रूटीन में नॉर्मली आप कट डाउन करोगे तो वो परमानेंट है। शॉर्टकट का क्या है, आप देखें ना, अब इतना टाइम हो गया मुझे स्क्रीन पे देखते हुए, लोगों को बताते हुए, डांटते हुए। हमारी टीम इतना काम करती है, किस लिए करती है? अवेयरनेस के लिए, मैसेज के लिए, क्योंकि आपका एक हेल्दी टिप आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दो। जब आपने डॉक्टर्स को पैसे देने होते ना, बेटा आप इतने पहले अपॉइंटमेंट के पैसे दो तो फिर आपने करना, तो इतना आप इसको आप नोट भी करें ना, तो एक प्रॉपर्ली एक बुक बन जाती है। आप एक एक टिप को भी अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एट द एंड वो प्रिस्क्राइब आपको कर देता है कि आप ये दवाइयां तो खाएं, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज का भी वो मशवरा देता है, तो वही आप पहले कर ले, ज्यादा आपके पैसे भी बच जाएंगे। वो ये कहते हैं बेटा आपने बाकी चीजें भूल जाओ, आपने 30 मिनट जो है ना आपने वर्कआउट करना है या आपने वॉक करनी। कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने बोला है। तो इन अदर वेज वी आर डॉक्टर्स, हमारी टीम एक काम करनी है, अवेयरनेस मैसेज लोगों को पहुंचे। तो विंटर्स में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं कि मौसम चेंज हो रहा है, मैंने देखा भी है, ब्रीदिंग का इशू भी है, स्निफिंग भी है, उसके अलावा आपको फ्लू का भी इशू चल रहा है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। एक दो दिन मैंने क्या बाइक चला ली, मुझे भी फील हुआ कि बहुत ज्यादा जो है ना डस्ट भी है अंदर जा रही है। अदरवाइज जो है ना मैं बाकी लोगों को भी देखता हूँ ताकि उनको बताया जाए। तो मास्क अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है या बाइक पे है तो मास्क का इस्तेमाल करें। उसके बाद इतने अवेयरनेस मैसेजेस हैं, आप फेस वॉश करें आके, या थोड़ा सा पानी पी लें या कुल्ली कर लें, तो ये होगी एहतियात। अब उसके साथ वर्कआउट की बातें बहुत सारी हो जाती हैं कि हाँ आपने डाइट का क्या करना है, क्योंकि विंटर में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, नट्स पड़े होते हैं, गाजर का हलवा पड़ा होता है, पुलाव होता है, दिस एंड दैट ऑयली चीजें होती हैं, आपने उनको बर्न भी तो करने हैं। अब हमने 2000-3000 कैलोरीज खा ली हैं, तो क्या करते हैं, अच्छा जी ठंड लग रही है और हमने कंबल ले लिए, जैकेट जो हो हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो हम क्या करें? लेकिन अगर आपने इतना खाना है तो आपने उस हिसाब से इसको बर्न भी करना है, लेजी नहीं होना। सही। पहली बात तो ये कि विंटर में बहुत अच्छा एक मौसम है, आप वर्कआउट अच्छा कर सकते हो। वर्कआउट क्यों अच्छा कर सकते हो? क्योंकि आप इसमें इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो, आपका स्टेमिना थोड़ा सा बिल्डअप होता है मौसम की वजह से, और उसके बाद आप डाइट भी अच्छी ले सकते हो। अब इसमें सबसे पहले जो जरूरी बात यह है कि वो देखने में आता है कि ग्रीन टी है या कॉफी है। सबसे जो कॉमन बात चलती है कि हमें कितनी पीनी चाहिए, जो हेल्दी टिप्स में है विंटर्स में 2 से 3 कप। अगर कॉफी किसी को सूट करती है वो कॉफी पिए, ये जरूरी नहीं है कि कॉफी कंपलसरी है। अगर ग्रीन टी सूट करती है तो आप वो ग्रीन टी आप ले सकते हो। अच्छा, लेकिन कॉफी में भी ब्लैक कॉफी पिए या मिल्की कॉफी पीनी चाहिए? कौन सी कॉफी? टू बी ऑनेस्ट ऑन स्क्रीन मुझे कॉफी सूट नहीं करती। मुझे लगता है कि जैसे मैं कैद हो गया हूँ। इसी तरह बाकी डिफरेंट एक बॉडी, कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको कॉफी सूट करती है, तो इसलिए मिल्की नहीं पीनी, शुगर डाल के नहीं पीनी। इसलिए मैंने पूछ लिया ताकि क्लियर हो जाए लोगों को कि कौन सी कॉफी पीनी है। आर्टिफिशियल शुगर और डेयरी प्रोडक्ट, जब आपने वेट कट डाउन करना होता है तो आपने डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना होता है कि ये मिल्क भी चल रहा है, बटर भी चल रहे हैं, सारा ऑयली चीजें भी चल रही हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपने उनसे दूर रहना है। वेट कट डाउन करने में कंपल्सरी, चाहे मैं रिप करूं चाहे एक नॉर्मल पर्सन वेट कट डाउन करे, तो आपने डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना। ये सब नोट कर लें प्लीज, आप नोट कर लें, ये हेल्दी टिप्स हैं। अगर आप किसी कोच के पास जाते हैं तो वो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएगा, फर्स्ट। सेकेंडली कॉफी, जितना, ये कोई कंपलसरी नहीं, अगर मुझे 1 कप सूट करते तो आप 1 पी लो। आपने कैफीन लेनी है खुद को बूस्ट करने के लिए, ये नहीं कि उस पर्सन ने 3 कप पिए तो मैं अब 4 पीऊंगा। नो, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आपको सूट करता है तो एक चीज आप ऐड कर सकते हैं विंटर में, कॉफी आप उसको लाइट कर लें, हाफ लेमन, लेकिन ऑर्गेनिक, जिसको नॉर्मली देसी कहते हैं, फार्मी ना हो, उसको हाफ उसमें निचोड़ लें, वो आप प्री वर्कआउट इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लेमन आपको सिट्रस सूट नहीं करता
तो आपने नहीं करना है। जिनको करता है उनके लिए, क्योंकि वेट कट डाउन बहुत स्पीड से होता है। ओके, लेमन के साथ लेकिन हाफ लेमन। अगर आपने कॉफी स्ट्रॉन्ग नहीं करनी, आप उसको लाइट कर लो, हाफ लेमन उसमें आपने छोड़ के, लेकिन वो देसी हो, ठीक है, फार्मी ना हो। फार्मी जो ना फॉरेन सिट्रस लगता है गले को, अगर कुछ लोगों को सिट्रस सूट नहीं करता तो वो इस तरफ ना आए। ये सभी चीजें हेल्दी टिप्स में बता रहा हूँ। सेकेंडली, कॉफी के कप 2 से 3 मैक्सिमम, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका वर्कआउट स्केड्यूल कैसा है। अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि लेजी है, बैठने का वर्क है, तो प्लीज आप इतना ना पियो, लेकिन उसके साथ वाटर इनटेक भी रखना है। हाँ। कॉफी आप पिए जा रहे हो, अंदर हीट होगी है, लिवर पे आप, स्टमक पे आप प्रेशर डाल रहे हो, अंदर तो जा रहा है, अंदर अब जाके किसने देखना कि अंदर हो क्या रहा है, तो इसलिए वाटर इनटेक भी आप सही। ओके, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। नॉर्मली क्या देखा है लोगों को, कॉफी पीते जाते हैं, आईज उनकी येलोश हो जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा हीट उनकी बॉडी में इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती है ज्यादा कॉफी पीने की वजह से। और दूसरा ये है ना कि सर्दियों में हम लोगों का वाटर इनटेक भी इतना ज्यादा नहीं होता है, हम लोग पानी उतना नहीं पीते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं ये सारी चीजें, पानी पीना। मेरी नीस घर में, और जी मामू मैंने पानी कम पीना है, पानी नहीं पिया। बेटा क्यों नहीं पीना? तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप समर में 8 to 10 ग्लास आप पीते हो, तो आप 6 तो पियो। अंदर का सिस्टम वॉश कैसे होना है? आप गाड़ी का रेडिएटर होता है, उसमें आप पानी डालते हो, तो ये रेडिएटर सिस्टम है लिवर आपका, आपने इसको वॉश करना है। मैं भी पानी पी लूं साथ साथ, याद आ गया। नहीं, मैंने पी लिया। तो अब उसमें इन चीजों का ख्याल रखते हैं। हम क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ मैं किसी से मिल लूं ना, लेकिन प्रॉपरली अपनी डाइट का ख्याल रखो। सही। तो इसलिए इन चीजों का इतना ख्याल रखते हैं। आपको क्या लगता है कि विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ दिनों में ये चीजें मिलती हैं? नो। एक स्टमक लिवर डिस्टर्ब हो जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको 6 मंथ आपको रूटीन में आने में लग जाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर इन चीज़ों को हम रूटीन में ले आए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सीजनल प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो अपना ख्याल नहीं रखते, हैवी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद मौसम की चेंजेस उनकी बॉडी पे अफेक्ट करती है। अफेक्ट करने के बाद उनका सिस्टम लूज, बॉडी लूज, इम्यूनिटी डिस्टर्ब, स्टमक लेवल डैमेज। तो क्या होता है फिर? आप मेडिकेशन सिस्टम पे, फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गया वो गया। अच्छा रहमान, ये बताएं कि अब बाहर देखिए स्मॉग बहुत ज़्यादा है, अब लोग ये भी एक गिला करते हैं या शिकायत करते हैं कि हम इस मौसम में फिर किस तरह जाके एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा बीमारियां साथ अपने लेकर आएंगे स्मॉग की वजह से। तो इससे बेहतर है कि ना ही की जाए, जैसे ही मौसम चेंज होगा हम तब जाके एक्सरसाइज करें। हाय, गिले शिकवे समर क्या विंटर क्या, गिले शिकवे सुनते रहते हैं। वेल, हमें तो बहाना चाहिए, पहली बात है ये। देखें, मैं भी वर्कआउट करता है, मेरे भाई भी करते हैं, मेरी फैमिली भी करती है, मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, यहाँ के भी लोग हैं, वो सभी वर्कआउट करते हैं। वो क्यों करते हैं? मौसम की चेंजेस आनी। देखें, कोविड भी आया था, सिचुएशन चेंज हुई थी, ये मौसम आने। अगर आप इस चीज़ को खुद पे सवार कर लेंगे, आप इसको गूगल स्टडी कर ले, जिस तरह आप माइंड को मेकअप करेंगे ना, उसी तरह बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप, डॉक्टर क्या कहते हैं, खुद से फाइट करो। आपका जो कुव्वत इंतजाम है, आपकी कुव्वत मुदाफियत है, जो सेल्फ डिफेंस पावर है, आप उसको वीक करते जाओगे ना, आप माइंड स्टडी ये है कि उसी तरह वो बॉडी पे सवार होता जाएगा। अब खुद को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, सिचुएशन आ गई, मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप सब फेस कर रहे हैं, सभी फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको खुद पे सवार कर लेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल वर्कआउट नहीं चलेगा। 5-10 मिनट, भागना नहीं, 5-10 मिनट, देन आप इसको इंक्रीज करते जाएं। वर्कआउट किसी भी मौसम में, ये नहीं कि मौसम चेंज हुए तो हमने वर्कआउट छोड़ दे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब सेहत डैमेज होती है तो हम उस वक्त क्यों करते हैं? हमें ये चीज़ें उस वक्त एहसास क्यों होते हैं? हम क्यों नहीं पहले कर सकते? सभी करते हैं, आप जहाँ जहाँ भी, जिनको भी वर्कआउट का शौक है, सभी करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ 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 ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि मौसम चेंज हुआ या स्मोक आया। लेकिन हाँ, आपने जिस जगह वर्कआउट करना है वो एक अच्छा हो, कूल एरिया हो, क्लीन एरिया हो, डस्ट का इशू ना। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉर्निंग में करना है, कोई कंपल्सरी टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले, क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है, मैं इवनिंग में करता हूँ। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, आप 10 to 15 मिनट आप मॉर्निंग में वर्कआउट। ये तो वो लोग हैं ना जो जिम जाके करते हैं, जो लोग खुद से जाके वॉक कर रहे होते हैं, जिन्होंने रनिंग करनी होती है पार्क्स में जाके, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वेल, उनके लिए जो है ना मॉर्निंग टाइम ठीक रहेगा। अर्ली मॉर्निंग आप जाए, क्योंकि अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ बिजी है, ऑफिस में जाना होता है, तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना अच्छा रहेगा। उसमें बेस्ट ये है कि अगर उन्होंने अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, स्ट्रेचिंग करना है, योगा करना है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, व्हाटएवर, डिपेंड करता है उनके रूटीन के हिसाब से। ठीक है। तो ग्रीन टी
एम्प्टी स्टमक वो पी के जा सकते हैं, थोड़ा सा कैफीन आपको मिल जाएगा, बॉडी थोड़ी सी कूल आपको फील होगी, एक रिदम में बूस्टिंग एनर्जी मिलेगी, तो तब जाके कर सकते। अगर उसके साथ 1 एप्पल, बनाना नहीं, अगर आपने वेट कट डाउन करना है, क्योंकि कार्बोनेटेड आपको फूड आपको मिल जाता है, 1 एप्पल नहीं, 2-3 बादाम आलमंड्स आप ले सकते हैं, अगर वो नहीं एक खजूर आप ले सकते हैं, साथ एक ब्लैक पेपर काली मिर्ची पिसी हुई ना हो, अच्छा, वो आपने वैसे ही चबानी है। अच्छा, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए जब आप बाकी सामान के साथ, आलमंड के साथ या फ्रूट के साथ चबाते हैं, फिर इतना फील नहीं होगा, अदरवाइज वैसे चबाई नहीं जाती, मुझसे भी वैसे तो खाई भी नहीं जाती। हाँ। वो तो मैं पानी के साथ वैसे ही अंदर जो है ना ले जाऊंगा। लेकिन वो किस लिए, इसके प्रॉपरली लॉजिकली मैं बात करूंगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। हम क्यों अच्छे हैं, हम अपने लिवर का ख्याल रखते हैं, स्टमक का ख्याल रखते हैं। मेटाबॉलिज्म जितना हजम होगा, निज़ाम जितना अच्छा होगा, तब ये चीज़ एक रिदम में आएगी। ब्लैक पेपर निज़ाम एनजाम के लिए मॉर्निंग में आप लेते हो, एप्पल फ्रूट आपका इंसुलिन लेवल डाउन होता है, हम फ्रूट इसलिए लेते हैं मॉर्निंग में। ठीक है। 1 एप्पल आपका नेचुरल कार्ब, इंसुलिन लेवल आपका अप हो गया, आपको एनर्जी मिल गई। कैफीन आपको ग्रीन टी से मिल गई। अगर आपको कॉफी सूट करती है, आप कॉफी ले लें। ये आपका बूस्टर हो गया प्री वर्कआउट। अब आपने वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, योगा करना, व्हाटएवर आप करो। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेकफास्ट। विंटर में बहुत ज्यादा हैवी नहीं आपने करना, 1 या 2 ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं, बटर नहीं, लाइट बटर मिलता है। अच्छा, ठीक है। नहीं तो आपने 2 एग्स योक हटा देना है, लाइट ऑयल पैन के ऊपर सिर्फ 1 टीस्पून, ताकि वो चिपके ना, उसी में आपने बनाना है, वो आप ले सकते हैं। ये बॉयल एग भी खा सकते हैं? हाँ, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि 3-4 दिन बॉयल एग खाने के बाद ना वैसे बॉयल सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो दिल नहीं करता फिर कि खाएं। फिर होता है कि थोड़ी सी वैरायटी आनी चाहिए ब्रेकफास्ट। तो अगर उसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे टी चाहिए, तो आप उसके मिल्क या उसको लाइट करके आप बना सकते हैं, शुगर ऐड नहीं करनी। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसी एडिक्शन, शुगर हमारी दुश्मन है, लेकिन शुगर हम छोड़ नहीं सकते। देखें, मैंने शुगर आपको एप्पल से दे दी, हाँ। इंसुलिन लेवल आपका अप हो गया, कार्ब आपको मिल गया। अच्छा, उसमें आप इस तरह कर सकते, हनी थोड़ा सा ऐड कर ले टेस्ट के लिए। वैसे तो जुबान का टेस्ट ऐसा है कि बिरयानी का भी टेस्ट नहीं जाता, कढ़ाई का टेस्ट भी नहीं जाता, ऐसा क्या है? तो हमारी फीलिंग क्या है, हम फीलिंग जितनी मर्जी बढ़ा लें, लेकिन सेहत के आगे कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, जिंदगी दी है। मैं समझता हूँ कि हर चीज से कीमती, दुनिया की सबसे कीमती चीज सेहत है। एग्जैक्टली, आपकी सेहत होगी, आप सेहतमंद होंगे, तभी आप पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, सेहतमंद गुजार सकते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक दिन तो चीट डे हो सकता है ना रहमान, के एक दिन आप अच्छा खासा खाबे खा सके, लाहौरी खाबे, जाके निहारी पाए, ये सारी लेकिन उसमें शर्त है। हाँ। शर्त ये है कि आपने अगर एक दिन चीट मील करना है, तो 5 डेज मेरी मर्जी से, देन आप चीट मील कर सकते हो, ताकि मुझे पता हो कि आपने 5 डेज वर्कआउट किया है, वो कितनी कैलोरीज बर्न की है। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना स्ट्रिक्ट कोच नहीं हूँ, आपने देखा भी होगा, इतना सीरीज में भी कहता हूँ आप कर सकते हो, क्योंकि समटाइम मैं भी करता हूँ, लेकिन आप कोशिश ये करो कि घर में बनवा लो। अच्छा। बाहर की चीजें ऑयली है, क्या है, वो हेल्दी है या नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आप स्टेक कर सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो, तो आप इस तरह की चीजें करो ताकि मूड भी चेंज हो जाए। डाइट कर करके मैं भी तंग आ जाता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, तंग आ जाते हैं कि क्या ये सूखा रूखा सा खाना खाना है हमने। लेकिन एक चीट मील करने से आप फिर दोबारा बूस्टर एनर्जी आपको मिल जाती है, रीबूस्ट हो जाते हो, तो इसलिए आप एक चीट मील कर सकते हो। लेकिन उसमें मेरी टर्म्स ये है, शर्त ये है, 5 दिन मेरी मर्जी से, एक चीट मील, एक डे नहीं, सिर्फ एक मील आप उसको चीट डे में बदल सकते हैं, चीट मील में। हाँ। अब उसमें 12 आवर्स होते हैं, तो उन्होंने कहना रहमान भाई ने तो हमें 12 घंटे दिए थे, 12 घंटे में जितना खा सकते हो तो खा लो। सही। अच्छा रहमान, जिस तरह मैं बात करी थी कि जोड़ों के दर्द भी बहुत सारे लोगों को होता है, तो सर्दियों में उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके वाले से कुछ एक्सरसाइज बताइए जो घर पर लोग खुद से कर सकते हैं, ताकि उनकी जो जॉइंट पेन है वो थोड़ी सी कम हो सके। हम लाइफ कोच, एज अ लाइफ कोच, जाहिर बात है जिंदगी बदलने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने मौका भी हमें दिया है। बेशक। 3 चीजें हैं जो हर मौसम में डिफरेंट लोगों को इश्यूज आते हैं। एक फ्रोजन शोल्डर का आता है, बैक स्टिफनेस का आता है, आर्थराइटिस जॉइंट इशू आता है। चले इसमें आ जाता है, अगर इसमें बहुत डिटेल से बात करें तो डेफिशिएंसी आ जाती है डिफरेंट, वो भी एक चीज साइड पे रखते हैं, उस पर भी जाहिर बात है लोगों को पता होगा कि किस चीज की डेफिशिएंसी है। बेस्ट सोल्यूशन, इसको आप नोट कर लें, आलमंड ऑयल आपने लेके लाइट, आप किसी भी ब्रांड का या आप खुद भी बनवा सकते हैं,
उससे अपने जॉइंट को थंब सर्कल से रब करना है। अच्छा, एक रिदम में मसल को मसाज करनी है उसकी। सिचुएशन ये होता है कि हम गुड फैट नहीं लेते, हमारे मसल्स में से गुड फैट खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कट कट की चटकने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। ओके, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। वो हमारी मोबिलिटी होती है, जैसे गाड़ी में ऑयल की जरूरत होती है, इसी तरह जॉइंट में वो ऑयल आपने आउटसाइड से देना है मसल को एक रिदम के साथ। ये नहीं करना कि घुटना ही तोड़ देना है, करना कुछ नहीं है। थंब सर्कल पाम से ठीक है, एक रिदम से इस तरह एक रिदम बनानी है एक सर्कल से। ठीक है, मसल रिदम में आ गया। आपने 5 मिनट्स इसको देने हैं, चाहे आपका शोल्डर है, चाहे आपकी बैक है, साइड है, चाहे आपके जॉइंट्स है। ओके, आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो भी ऐसा ही करेगा। एग्जैक्टली, हाँ। आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, ओके, देन आपने मोबिलिटी एक्सरसाइज करने, नहीं तो वॉक आप करें, स्टेयर स्टेप वॉक आप करें, ठीक है, नहीं तो डिफरेंट सीरीज में हमने प्रोग्राम्स में बताया है, आपने लेग वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वर्कआउट, जिसको हम वार्म अप वर्कआउट कहते हैं। आप सीटेड पोजीशन में है, लेग अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट आपके थेरेपी, पहले हमने 10 मिनट्स आपका मोबिलिटी वर्कआउट। इसमें ड्राइनेस हो चुकी होती है, जो बेसिक इश्यू होता है। हम क्या करते हैं, हम बाकी चीजें करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को 2 चीजों की जरूरत है, इंसुलिन, शुगर, गुड फैट, हमारे हार्ट और जॉइंट्स के लिए, जिसको हम इग्नोर करते हैं। और चटकने की आवाजें, टक टक, जैसे उठे हैं तो टक टक हो रहे, तो उसमें बेस्ट ये कि मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें। ठीक है जी, हमारे साथ रहमान अब्बास, लाइफ कोच, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। तो जनाब, किस तरह आपने विंटर्स में फिट रहना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उस पर हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं, जो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और शहर लाहौर के मसाइल बढ़ने की वजह इस शहर बेमिसाल की आबादी में बेतहाशा इजाफा भी है। और जिस तेजी के साथ आबादी में इजाफा होता जा रहा है, उसी तेजी के साथ वसाइल बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं। और लाहौर के बासियों को तालीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हस्पताल की जो सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि माजी के सुपरस्टार और लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद के एक हॉस्पिटल से पिक्चर वायरल हुई, और जिसने महकमा सेहत का हाल जिस तरह बयान किया, उसकी मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलती है। और जिस मुल्क में अपने हीरोज़ के लिए एक बेड दस्तयाब नहीं हो और उन्हें अपनी आखिरी सांसें एक बेड पर 2 मरीजों के साथ लेनी पड़े, तो उस मुल्क में बाकी मरीजों को कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब होंगी, इसका अंदाजा बाखूबी हम लगा सकते हैं। और सितम ज़रीफी तो ये थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के दारुल हुकूमत और 1.25 करोड़ आबादी के शहर में गुज़श्ता 29 साल से लाहौर में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है। दूसरी जानिब हर नई आने वाली हुकूमत बुलंदोबांग दावे करते हुए हमें नजर आती है। बड़े बड़े मंसूबे हम कागजों की तो नजर हो ही जाते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हमें दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे कि जनाब शहर लाहौर में कितने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, कितने नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स की तौसी के मंसूबे इस वक्त जारी हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जनाब हमने बात करनी है शहर लाहौर में जितनी सेहत की सहूलियात हमें मैसर हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं। सबसे पहले तो बताइए कितने हॉस्पिटल्स हैं मौजूद शहर लाहौर में जिनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं इलाज मुआलजे के लिए? देखिए मुनीबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे, बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है। और आपको भी पता है कि आज पाकिस्तान को बने 75 साल हो चुके हैं। और आप देखिए इन 75 सालों में हमने कितने हॉस्पिटल्स बनाए। हमें तोहफे में कौन से मिले? मेयो हॉस्पिटल हमें तोहफे में मिला, गंगाराम हॉस्पिटल हमें तोहफे में मिला, गुलाब देवी हॉस्पिटल इससे पहले हमें तोहफे में मिला। तो इसके अलावा भी जितने बड़े हॉस्पिटल हैं लाहौर के अलावा जो हॉस्पिटल वो भी हमें सारे तोहफे में। हमने कौन सा बनाया? हमने एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेट 80s में हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने जिन्ना हॉस्पिटल्स बनाया।
तो इसी तरह ये जितने भी हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं, 1993 में जिन्ना हॉस्पिटल बना, फिर उसके बाद लाहौर में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना और लेट 80s में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना था। ये वो वक्तों की बात है जब लाहौर की आबादी सिर्फ 40 से 50 लाख की थी। अब लाहौर की आबादी जो है ये तकरीबन 1.25 करोड़ से अबव हो चुकी है। और अब ये देखें कि पंजाब की जो आबादी है तकरीबन 11 करोड़ से अबव है, मतलब राउंड अबाउट 12 करोड़ के करीब, और पूरे पंजाब का जो लोड है वो सिर्फ एक लाहौर के हॉस्पिटल्स पे है। अभी आप ये देखें कि लेट 80s में जब हमने PIC बनाया था तो उस वक्त बहुत रेयर डिजीज़ थी हार्ट डिजीज़ की। अब दुनिया में नंबर 1 जो मोर्टेलिटी रेट है वो हार्ट डिजीज़ का है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का है। तो अभी भी हमारे पास एक ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसकी आप इमरजेंसी में आज अभी चले जाएं, आपको बेड नहीं मिलेगा। व्हील चेयर पे वहाँ पे आपको जब आप हार्ट अटैक होने के बाद जब आप पंजाब इंस्टीट्यूट में जब आप लैंड करते हैं तो आपका जो इस्तकबाल होता है वो व्हील चेयर पे आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाएंगी। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत आपकी हाई प्रोफाइल, आपने किसी से सिफारिश करवा दी, फिर बड़ी मुश्किल से बेड अरेंज होगा, बड़ी मुश्किल से, वो भी आसानी से नहीं। सम टाइम आपको घंटा 2 घंटे वहीं पे व्हील चेयर पे बैठना भी पड़ सकता है। मरीज की हालत चाहे जितनी भी तशवीशनाक, तो उसी पे रख के फिर आपको डॉक्टर्स जो है वहाँ पे, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, वहाँ पे पैरामेडिक्स को भी, वहाँ पे फिर आपको हेपारिन का जो इंजेक्शन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो दी जाती है ताकि आपकी जो बीमारी है उसको बेहतर किया जा सके। तो ये एक आपके हार्ट के हॉस्पिटल्स की कहानी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल में, म्यों हॉस्पिटल में इनके वार्ड्स हैं लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में पिछले दिनों एंजियोग्राफी की जो डिपार्टमेंट था वो 5 माह से बंद था। तो मतलब प्रेशर किस पे था? PIC पे था। म्यों हॉस्पिटल की ये भी कंडीशन है। अभी भी म्यों हॉस्पिटल के अंदर जो PIC भी तो कोरोना में बंद रहा है ना हॉस्पिटल। मतलब कोरोना में भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम किसी और में जा सके, और कार्डियोलॉजी हमारे जो हॉस्पिटल हमने उसको बंद कर दिया और उसको कोरोना वार्ड बना दिया। अभी फिर आप ये देखें, ये आपको मैंने कहानी बताई इसकी हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनकी। अभी आप ये देखें, इस वक्त दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो पेशेंट जिनकी अमवात होती हैं वो कैंसर है। अब हमारे पास कैंसर का पूरे पंजाब में एक भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है। स्पेशलाइज्ड का मतलब है जो कि फुली कैंसर का हॉस्पिटल हो। हमारे पास जिन्ना हॉस्पिटल और म्यों हॉस्पिटल ये सरकारी लेवल पे है, और आप यहाँ पे यकीन करें, आप किसी पेशेंट को भिजवा दो, बेड आपको नहीं मिलेगा। आपको कीमोथेरेपी, आपको रेडियोथेरेपी के लिए लंबी लंबी 6-6 माह की लाइंस हैं। और पीछे फिर हमारे पास बचता है शुक्र खानम और अनमोल। और शुक्र खानम आपको पता है कि उनका एक अपना क्राइटेरिया जिसके मुताबिक वो पेशेंट लेते हैं, और अनमोल आपको पता है वो सेमी गवर्नमेंट है, महंगा है, वहाँ पे हर चीज़ के पैसे हैं, और वो भी फिर आम जो इंसान है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो ये वर्ल्ड वाइड कैंसर की डिजीज 6ठे नंबर पे है, तो पाकिस्तान के में भी आप ये देख रहे हैं कि 5वें नंबर पे ये कैंसर, और हर खानदान में से एक आध बंदे को कैंसर होता है, पता चलता है स्टेज 3 पे, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता। तो अभी भी हमारे पास आप ये देख लें कि ये लाहौर जो कि पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ के अंदर आपके अंदर स्पेशलाइज्ड कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। आपके पास हॉस्पिटल्स हैं जो काफी देर पुराने के बने हुए हैं, और मतलब अलमिया ये है कि 30 साल होने को है और कोई नया हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे नहीं बना है। बिल्कुल। आप मुनीबा ये देखें, ऑनेस्टली 2017 में ये जो सर्जिकल टावर बना है म्यों हॉस्पिटल के अंदर, एक रेडियोलॉजी टावर बना है सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और इन दोनों की इनागोरेशन करने के लिए CM पंजाब उस वक्त होते थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो आए सर्जिकल टावर म्यों हॉस्पिटल। तो मैंने उनको उस पर भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हमारे पास स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, और रेट्स जो फिगर्स आपके सामने कि हर साल कितने हजार लोग जो है कैंसर की वजह से मर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक कैंसर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम क्यों इन्हिसार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कर रहे हैं। तो उनका जवाब था जी हम नेक्स्ट जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम फिर इसका संगे बुनियाद रखेंगे, एक हम कैंसर का हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी नहीं आई। तो अभी आप देख लें कि साबका गवर्नमेंट ने 30 साल हुक्मरानी की, मौजूदा गवर्नमेंट को हम इस वजह से मरूद इल्ज़ाम कम ठहराते हैं चूँकि अभी इनको सिर्फ 3 से 4 साल हुए हैं। चूँकि एक हॉस्पिटल बनाने का मकसद ये है कि वहाँ पे आप कोई 20 से 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होके फिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के फिर एक हॉस्पिटल बनना है। अभी अब ये देखें कि जिस तरह मौजूदा और साबका गवर्नमेंट है, ये जब अवाम में जाते हैं तो उनके पास हेल्थ और एजुकेशन के अलावा अवाम में जाने की कोई चीज़ नहीं होती।
और आप अपने खुद सोचें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको वास्ता पड़ता है हॉस्पिटल्स के अंदर जाने का। हाँ। अभी जिसमें आपने इंट्रो में मिसाल दी थी कि वो एक लेजेंड अदाकार था, डबलिंग पे उसकी डेथ हुई, डबलिंग पे। अभी आप ये देखें कि अगर आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपना ऑपरेट या सीवियर कंडीशन में देखें, हमें भी नहीं पता होगा हम जब अपनी आखिरी हालत में होंगे, हमारा सपोज अल्लाह ना करे कभी कोई 19-20 होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो हमने कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो डबलिंग है, जो सिस्टम है, उसको बेहतर करना, क्योंकि बेड्स मौजूद नहीं होंगे, सहूलियात मौजूद नहीं होंगी, तो फिर यही होगा कि एक बेड पे 2-2, 3-3 भी हमें जो पेशेंट्स हैं वो नजर आएंगे। और रिसेंटली ये हमारे सामने ये वाकया सारा हुआ है, हमारे लेजेंड जो अदाकार थे और उनकी डेथ भी, वो एक बेड पे 2 मरीज मौजूद थे और वहीं पे उनकी डेथ हुई। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, सिर्फ ऐलानात तक और दावों तक इनके जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ये कागजी कार्रवाइयाँ ही बस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हम। अच्छा, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स भी बनाने की ऐलान किया गया था गंगाराम में, उसकी क्या सूरत हाल है, वो क्या बेनिफिशियल हुआ है? देखें, ये जो मौजूदा मिनिस्टर हैं सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिदी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। देखें, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये उनका ये था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो न्यू बॉर्न न्यूनेटल जो मोर्टेलिटी है बहुत ज़्यादा है, जच्चा बच्चा की जो अमवात है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो उसी की पेश नज़र तनाजुर में ये मदर एंड चाइल्ड एक लाहौर में बनाया, इसके अलावा 11 पूरे पंजाब में बनाए जाने। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो चीज़ होती है उसको हमें उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो लेकिन इसके अलावा जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको बेहतर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले आप ना बनाएं, लेकिन आप उनके अंदर चीज़ों को और सिस्टम को बेहतर करें। तो करें। अभी हाँ। हमने ये भी ऐलान पिछले दिनों आ रहा था कि सर्विस हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है इसकी एक्सटेंशन की जाएगी, जिना हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है इसकी एक्सटेंशन किया जाएगा, और अरफा करीम टावर के साथ 1000 बेडेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म उस्मान बुज़दार ने उसका संग बुनियाद भी रख दिया हुआ है। लेकिन अभी तक उसका सिर्फ PC1 बना है और उसके अलावा वहाँ पे कोई पेशरफ्त नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि जिस तरह मैंने बताया कि स्पेशलाइज हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, उनको इस तरह की जो बीमारियां थी, फेटल किस्म की, मोहलिक किस्म की, उस तरह की बीमारियों के हवाले से बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि वहाँ पे हम 300 बेड का या 250 बेड का हम कैंसर वार्ड भी बनाएंगे, जनरल हॉस्पिटल भी बनाएंगे, हार्ट का भी बनाएंगे और उसको मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ का भी बनाएंगे। तो इस तरह के ऐलानात है। चलें, कुछ बनेगा तो एटलीस्ट जो आवाम है, जो 1.25 करोड़ की आबादी तक पहुंच चुका हुआ, अब ये कह रहे हो नको नक इस वक्त तो शहर लाहौर जो है ना, ये बढ़ चुका है। हाँ, exactly. अब इसमें यकीन करें स्पेस नहीं है। अभी हॉस्पिटल्स की हालात आपके सामने हैं, आप चले जाएं तो डॉक्टर आपको CT स्कैन या MRI लिख देता है, तो उसको करवाने के लिए भी आपको 6 माह के टाइम मिलेंगे। और दूसरा ये भी मशीनें तो खराब होती हैं अक्सर हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की। तो मुनीबा, उन्होंने अल्टीमेटली खराब होना है। उसकी वजह यह है कि देखें, इंटरनेशनल जो WHO के रूल्स, जो गाइडलाइंस है ना, उसमें यह है कि जब आप OPD में जाते हैं तो एक जो डॉक्टर है वो मैक्सिमम 25 से 30 पेशेंट चेक कर सकता है। सही। तो हमारी OPD में आपको पता है, एक जो बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है उसकी OPD में पर डे 5000 के करीब जो पेशेंट है वो OPD में सिर्फ आता है, सिर्फ OPD में। तो वहाँ पे डॉक्टर्स आप मैक्सिमम ये लगा लें कि 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होंगे। हाँ। तो एक डॉक्टर्स को मिनिमम 100 पेशेंट जो है वो चेक करना पड़ता है। तो फिर उसमें जब वो 100 पेशेंट अपनी जो गाइडलाइंस हैं WHO इससे ज़्यादा चेक करते हैं, तो फिर लूप होल्स भी उसमें आते हैं, फिर उनकी जो होते हैं ना वो शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं। तो चीज़ों को आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये जो MRI जो CT स्कैन है भी पर डे जो है 24 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 25 से लेके यहाँ पे 60 से 70 तक भी होती हैं, समटाइम ये 24 आवर्स भी चलती हैं। तो जब एक मशीन की अपनी भी लाइफ होती है, अब CT स्कैन MRI की जो लाइफ है ये 5 साल की है, कंपनी जो वारंटी देती है ये 5 साल की देती है। हमारे पास जो मशीनें लगी हैं उनको 20-20 साल 25-25 साल हो गया, उनको धक्का दे के चलाई जा रहे हैं। उसमें होता क्या है, FAQC जो रिजल्ट है उस पर फिर सवालिया निशान आता है। समटाइम जो चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं होती। तो ये जब तक हम लोड को कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो लेवल है उसको इम्प्रूव या बेहतर नहीं करेंगे, तो तब तक हम ऐसे 10 या 15 हॉस्पिटल भी नहीं बना लेंगे तो ये चीज़ें कम नहीं होंगी। फिर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो हेल्थ एजुकेशन है ये ना होने के बराबर है। हम प्रिवेंटिव पे काम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने अपने लोगों को नहीं सिखाया
कि हमने बीमारियों से किस तरह बचना है, लड़ना है, बचना किस तरह है। हाँ बिल्कुल। आप अभी आपके सामने स्मोक हमारे ऊपर आ गया। हमारा जो ऑटम का सीजन था ये खत्म हो चुका है, अब ये ऑटम चल रहा है। ऑटम किस पे चल रहा है? स्मोक पे चल रहा है। आज शहबाज गिल सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, सांस की बीमारी और मुझे अभी उनके रिलेटिव से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा उनको क्रोनिक एस्थमा का पेशेंट है वो। ठीक है, अब जो क्रोनिक एस्थमा का पेशेंट है तो वो उसको स्मोक आती है या जिसको लंग्स का इशू है कहीं ना कहीं, तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। तो इस तरह के देखें, हमारी जो बीमारियां फैल रही हैं, हम स्मोक को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अभी भी साफ जो पानी है वो नहीं पी रहे। गंदा पानी पीने की वजह से हर साल हजारों लोग हेपेटाइटिस से ए और ई का शिकार हो रहे हैं। हम अपनी जो खून की जो ट्रांसमिशन है उसको बेहतर नहीं कर रहे, और हेपेटाइटिस सी में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। तो इसी तरह अगर आप दूसरी बीमारियां ले लें, ट्यूबरकुलोसिस की आप ले लें, और इसके अलावा आप टीबी की ले लें, ये सारी बीमारियां रहन सहन से हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास जो शुगर है, हाइपरटेंशन है, फिर उसके बाद डायबिटीज़ है, इसमें भी हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं किया। टॉप करेंगे, जितनी भी जो नुकसानदेह चीजें होगी ना, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हम उसमें सारे पे टॉप करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ के हवाले से हम लोग इकदाम कभी भी नहीं उठाएंगे। अच्छा, जैसे ही हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना बिलाल, तभी हम लोग थोड़े से इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं। जिस तरह कोरोना आया, हमने सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया और उनको वार्ड्स बना दिए, कोरोना वार्ड्स बना दिया, जिसकी वजह से डेंगू भी निगलेक्ट हुआ, डेंगू की भी एक वेव आई। उसके बाद जैसे PIC की भी हम बात कर रहे थे कि वो भी बंद कर दिया गया, एक्सपो सेंटर को पूरा वार्ड बना दिया गया, डेंगू वार्ड बना दिया गया। तो ये भी तो एक लैग करता है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमें समझ आती है कि शायद हमें इससे पहले काम कर लेना चाहिए था थोड़ा बहुत। लेकिन मुनीबा, हम बिल्कुल जब मुझे याद है कोरोना जब नया नया रिपोर्ट हो रहा था, तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी 188 में, CM पंजाब उस्मान बुज़दार भी वहाँ पे थे, दीगर जो सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी वो भी वहाँ पे थे। तो उस वक्त मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, मैं कहा सर चीन के बाद जो यूरोप है वहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, हमने अभी तक क्या इकदाम लिए हैं? हमने कोई क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं? तो अभी तक वो कुछ नहीं बना था। उन्होंने कहा जी वहाँ से हम क्वारंटाइन सेंटर्स एयरपोर्ट के साथ नहीं बना रहे, वहाँ से पेशेंट लेके आएंगे सर्विसेज हॉस्पिटल। फर्स्ट हॉस्पिटल जो फोकल हॉस्पिटल कोरोना का जो इन्होंने अनाउंस किया था वो कोरोना सर्विसेज किया था, फिर उसके बाद मियो को बनाया गया था। तो मैं उस वक्त मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आप एक पेशेंट को जो कि कोरोना का शिकार होगा, वायरस उसके अंदर होगा, जब आप एक सिटी के अंदर जब उसको घुमाएंगे तो अल्टीमेटली चांसेस हैं कि वायरस के फैलने का। हाँ। तो मतलब ये वो चीज़ें थी जो हम डॉक्टर्स तो नहीं हैं, ठीक है, मैं एक बीट करता हूँ, लेकिन हमें जब इतनी सेंस है तो हमारे ये जो लोग हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, हाई अप्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक डियाग बनी है, फिर कोरोना की भी एक बनी थी, लेकिन इन्होंने सारे जो सिस्टम थे किए थे लेट। जब फैल गया, बीमारियां रोनुमा होने शुरू हो गई, फिर इनकी जानिब से जो एक्शन थे ये लिए गए थे। लेकिन हमने समहाउ अल्लाह की जो मर्जी से हमने इसको बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल किया। उस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर कैजुअलिटीज़ नहीं हुई जो कि हमारे नेबर्स में हुई, बांग्लादेश में हुई, इंडिया में हुई। हम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हम बच गए। लेकिन चीज़ें ये हैं कि हम कब तक इस तरह अल्लाह के सहारे रहेंगे? एज नेशन हमें खुद जो है एक्शन लेना चाहिए, हमें एक दूसरे का दुख और दर्द समझना चाहिए। मैं हमेशा सेहत इंसाफ कार्ड की बहुत तारीफ करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन कुछ दिन पहले सेहत इंसाफ कार्ड का मेरा अपना पेशेंट शेख ज़ैद में गया, वहाँ पे चूँकि ये अब फेडरल के अंदर जा चुका है, तो वहाँ पे 2 घंटे तक पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं आया। मेरे अपने पेशेंट को हमने फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी सेहत इंसाफ कार्ड हम नहीं चलेंगे, अगर आपने यहाँ पे चलाना है तो जिस कंसल्टेंट या प्रोफेसर के पास आप आ रहे हैं तो वो सेहत कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको फिर प्राइवेट करवाना पड़ेगा। तो मजबूरन, मतलब मेरा अपना पेशेंट, हमने उसको प्राइवेट कार्ड पे करवाया। तो ये वो चीज़ें हैं, हम सेहत इंसाफ कार्ड के नो डाउट एक बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो इस पर नहीं करता उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट जो एक्शन है ये लिए जाएँ। हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स काम नहीं करता, जो अमला काम नहीं करता, जो पैरामेडिक्स काम नहीं करता, जो पार्किंग वाला एक बड़ा माफिया है जो आपको 30 की बजाय 50 लेता है, हाँ, रात को आप जाएं आपसे 100 रुपया लेता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिए जाते हैं? हमने परसों भी खबरें दी थी, आप अभी रात को चले जाएं, आप ना दिखाएं कि आप जो एंकर पर्सन है, आप रात को गाड़ी खड़ी कर जाएं, घंटे बाद आएं, आपसे वो 100 रुपया मांगेंगे, ना देंगे, चक्कर पे आपसे दोबारा से टिकट ली बिल्कुल जाएगी, हाँ। ना देंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे। तो ये इश्यूज हैं। अभी तक हमारी जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इनको कौन
कौन काबू करने वाला है, किसके अंडर आते हैं ये? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें एमएस और जो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल होता है उसके अंडर ही आते हैं। फिर उसके बाद आता है डिपार्टमेंट महकमा सेहत, फिर उसके बाद मिनिस्टर, आपको पता है इन सब के ऊपर टॉप पे होता है। तो एक्शन तो जो इम्प्लीमेंटेशन है सारी ये नहीं की है। जब तक वो ये नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, अगर आपने किसी एक बंदे को ठेका दे भी दिया है तो आप उसको अगर 2 दफ़ा फाइन करते हैं, उनको जुर्माना करते हैं, तो फिर आप इस काबिल कानून के मुताबिक आप उनको उस ठेके से फारिग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करते नहीं, उनके पीछे कुछ और लॉजिक हैं और रीजंस हैं। तो यही वजह है कि जब तक हम अपने जो गरीब आदमी जब हॉस्पिटल्स में आता है, मे भी उसके पास 30 रुपए भी एक चक्कर के हो ना हो, तो इसी जो जिसके पास पैसा नहीं वही सरकारी हॉस्पिटल्स में आता है। और ये जो दुख है जिसकी आज हम बैठ के रो रहे हैं, ये भी सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का है, मे भी अपर क्लास का ना हो। उनको पता, उनके लिए चीजें होती हैं, उनके लिए मसाइल जिनके पास नहीं है। पैसे है उनको पता है भाई हमें क्या मसला, हमें होगा तो हम जो बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे चले जाएंगे। या जिसके पास थोड़ी सी और अपर क्लास है वो कहेगी हम इंग्लैंड जाके अपना वो बाहर जाके फिर अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो यही वजह है कि जब तक आप जितने भी MNA MPs हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनको पाबंद करें कि अपने इनके जो ट्रीटमेंट है ये हॉस्पिटल्स में होंगे, पाकिस्तान में होंगे और सरकारी हॉस्पिटल्स में होंगे। आप देखिएगा यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन मशीनरी भी आएंगी। जो डॉक्टर्स की ब्रेन ड्रेन हो रही है इसको भी रोका जाएगा। अभी भी हमारे पास जो नई स्लॉट डॉक्टर्स की आ रही है उसमें कोई बेहतरीन डॉक्टर्स नहीं आ रहे। उसकी एक डिफरेंट वजूहात है, वो क्यों नहीं आ रहे। हमारे पास जो डॉक्टर्स रिटायर हो के आ रहे हैं उनका बेहतरीन जो ऑल्टरनेट है वो भी मौजूद नहीं है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो प्रोफेसर्स छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ही प्रोफेसर की सीट पे एडिशनल चार्ज है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह के लूप होल्स हमारे अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। आप गायनी में ले लें, आप जनरल सर्जरीज में ले लें तो फिर जो है ये इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। अभी भी हमारे पास जो लिवर ट्रांसप्लांट है, जो किडनी ट्रांसप्लांट है, हम उसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हो सके। अभी भी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है। अच्छा। लेकिन वो इस खौफ से, इस डर से नहीं करवाते कि अगर मैं एक पेशेंट वो कहता है मैं तो अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, जो डोनर है उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई और वो मतलब अल्लाह को प्यारा हो गया या उसको कुछ हो जाता है, तो मैं तो उसको पेशेंट को कहता है मैं तो मरा हुआ हूँ ना, मेरे पास को 6 माह, साल, 2 साल, मैं तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजार लूँगा। तो इस खौफ की वजह से, क्योंकि हमारा जो रेट है डेथ रेट जो शेख ज़ैद का लिवर ट्रांसप्लांट का वो बहुत ही नाकिस है। और जिसकी वजह से आए रोज़ पिछले दिनों भी वहाँ पे जो डोनर था और जो एक पेशेंट था उसकी भी जो चीज़ें हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, ये रिपोर्ट हुई। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई। तो हमें इन चीज़ों में अपने आप को स्किलफुल करना चाहिए। जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं जिसमें सेहत आ जाती है, तालीम आ जाती है, तो सेहत के हवाले से हम बहुत सी चीज़ें जिसमें लैक अभी भी कर रहे हैं। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 30 साल होने को है और कोई भी एक नया हॉस्पिटल हमारा लाहौर में, पंजाब में नहीं बनाया गया है। तो इस पर हमें जनाब गौर व फिक्र करने की अहम ज़रूरत है। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कितने हॉस्पिटल्स लाहौर में मौजूद हैं, कितनी सहूलियात वहाँ पर हमें मिल रही हैं, बेड्स कितने हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ पर कितनी कैपेसिटी बचेगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटियों की, तो बिलाशुबा औरत सिन्फ नाजुक उसको कहा जाता है। ख़वातीन का इंसानी मुआशरे की समाजी, सियासी, सकाफती और इक्तिसादी तरक्की में एक अहम किरदार भी है। देखा जाए ना तो औरत बहसियत माँ, बहन, बीवी, बेटी हर रूप में काबिल एहतराम होती है। और अगर मुआशी तरक्की की बात कर ली जाए तो ख़वातीन की शराकत के बगैर मुल्क का तरक्की करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। माजी पर नज़र दौड़ाई जाए
तो आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें खवातीन की मौजूदगी न होने के बराबर थी, बल्कि मजाक बनाया जाता था कि खवातीन को शायद आईटी के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती, मीम्स बनाई जाती थी, जुमले कसे जाते थे। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में जिस रफ्तार से खवातीन आ रही हैं, और ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है कि जब आईटी इंडस्ट्री में भी खवातीन अपना लोहा मनवाएंगी, अपना नाम बनाएंगी। आज हम आपकी मुलाकात भी ऐसी ही एक मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में नुमाया खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और उन्हें टेक वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये टेक वुमेन करती क्या हैं, पाकिस्तान में आईटी के मैदान में खवातीन की क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, दानिया खान है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनाब टेक वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी वो काम कर रही हैं। दानिया, आपको वेलकम कहती है जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मुनीबा। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। दानिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड के लिए। दो अवार्ड्स आप अपने नाम कर चुकी हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले आईटी के बारे में हमें बताइए कि आईटी कितनी अहम है, मतलब आईटी इंडस्ट्री अगर हमारी मईशत के हिसाब से देखा जाए तो कितनी अहम इंडस्ट्री बनती जा रही है? आईटी सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आई वुड से इसलिए है कि ये एक तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके अंदर हमने कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट वो सब नहीं करना। सर्विसेज वैसे भी जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट है। और अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखें तो हम देखते हैं कि आईटी की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया में डोमिनेट कर लिया है। तो वाई नॉट अस? पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात ये ज़रूर है कि दिस ईयर इस 2022 में हमारा आईटी रेवेन्यू जो था वो ओवरऑल सबसे ज़्यादा था पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुकाबले में 2.6 बिलियन। ओके, विच इज़ गुड। पहले 2.1 था, उससे पहले बहुत कम था। सो अगर अभी हम 2.6 में खेल रहे हैं और अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखें तो वो तो 14, 15 बिलियन, 16 बिलियन यहाँ पे भी जा रहे हैं। एंड इवन हम भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस समर की है कि हम इस इंडस्ट्री को मजीद रिवाइव करें और फोकस्ड होकर इस चीज़ के बारे में सोचा जाए कि किस तरह हमने आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसके अंदर और ये हमने देखा भी कोरोना के बाद इसको बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट भी मिला, लोग इसमें आना भी शुरू हुए, उन्हें पता चला कि अच्छा ये इंडस्ट्री एक्चुअली में है क्या। तो मुझे बताइए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन ख़वातीन की तादाद इतनी कम क्यों है? वो क्यों नहीं इस तरफ आती हो? जिस तरह मैं बता भी रही थी कि लोग, ये एक कॉन्सेप्ट है कि शायद ख़वातीन को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आईटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ख़वातीन नहीं आती हैं इस तरफ। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि लोग ये समझते हैं कि शायद ख़वातीन का आईटी में इतना रोल नहीं हो सकता। या बट आई वुड से कि मैंने खुद भी और मेरे साथ जुड़ी हुई बेशुमार सैकड़ों ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ख़वातीन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं आईटी फील्ड के अंदर, क्योंकि नेचुरली एक औरत मल्टीटास्किंग होती है। मेन आर गुड एट टास्क लेकिन मल्टीटास्क नहीं कर सकते। तो आईटी की दुनिया में तो आपको मल्टीटास्क करना पड़ता है। आप क्लाइंट से बात भी कर रहे हो, साथ साथ कुछ अपलोड हो रहा है, साथ साथ एडिटिंग चल रही है। सो विमेन कैन परफॉर्म मच बेटर इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। पाकिस्तान की 48 to 50% आबादी विमेन है। तो अगर हम उनको सबको आईटी में प्लग कर लें तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। घर के अंदर अगर घर का निज़ाम ठीक होता है, फिर ही माशरे का निज़ाम ठीक होता है और ओवरऑल इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाती है। तो अगर अभी घर में एक बंदा 2 लाख कमा रहा है, इस तरह 2 कमाना शुरू कर दें तो 4 हो जाएगा। एंड देन मैसिव स्केल पे भी उसका फर्क इसी तरह पड़ेगा। तो अभी अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके आइडिया क्या है कि कितनी खवातीन जो है अब इससे वाबस्ता होना शुरू हो गई, आईटी इंडस्ट्री में अब आना शुरू हो गई हैं, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है उन्हें? हाँ, हम पिछले कुछ पास्ट 2-3 ईयर्स से, जैसे हम आपस में कब से बात कर ही रहे, तो पास्ट 2-3 ईयर्स में हमने देखा कि आईटी की तरफ खवातीन का रुझान बढ़ता जा रहा है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बाद हाउसवाइफ्स रियली वांट टू डू समथिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो क्योंकि मे बी उनके पास अपने बच्चों की लगन ज़्यादा होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। देन सिंगल मदर्स, और चूंकि हम जानते हैं कि अब खवातीन को भी ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि एक पाट्रियार्कल माशरे में बाहर जाके नौकरी ढूंढना या करना मुश्किल है। तो घर बैठ के अगर मैं इज्जत के साथ हलाल रिस्क अपना कमा सकती हूँ तो व्हाई नॉट दैट। तो काफ़ी खवातीन अब इस तरफ आनी शुरू हो गई हैं, बट अभी भी बहुत सी खवातीन जो आप घर बैठी हुई हैं और नहीं आ रही, तो प्लीज़ अभी वक्त है।
आई वुड से कि 2023, 24, 25 मैक्सिमम, इसके बाद बहुत सैचुरेशन हो जाएगी। अच्छा। इंडस्ट्री में जगह नहीं बचेगी। हाँ। तो अभी वक्त है, अगर आप अभी तक घर से नहीं निकली हैं, ना निकलें, लेकिन ऑनलाइन जरूर कुछ करें। ऑनलाइन कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी भी ऐसा ही है बहुत सी खवातीन का कि शायद हम बाहर जाके काम करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, हम घर पर रह कर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो इसमें आना चाहती हैं, अगर अपना स्टार्ट करना चाहती हैं आईटी में आके, तो वो किस तरह इस इंडस्ट्री में आ सकती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या मेरा क्या एक्सपीरियंस है। जैसे हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनमें नंबर 2 और 3 कुकिंग चैनल्स हैं। तो अगर आप एक खातून है, अच्छी कुकिंग करती हैं, आप सिंपली अपना यूट्यूब चैनल बना लें। अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं, आप घर से होम फूड डिलीवरी सर्विस देना शुरू कर दें। आप मेकअप की वीडियोस बना सकती हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट की सर्विसेज देना शुरू कर सकती हैं। सो कुछ भी जो आप टीचिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करा सकती हैं, जो भी आपको आता है वो आप इंटरनेट पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियोस, उसके बारे में इमेजेस, अगर आप अपनी शक्ल नहीं भी दिखाना चाहते, स्क्रीन शेयर वीडियोस आजकल बहुत आ जाती हैं, स्लाइड शेयर वीडियोस आ सकते हैं। तो वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गए, कंटेंट, इनके ऊपर काम करें। एंड दूसरी साइड पे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, हाँ। अगर आप DIY क्राफ्ट करती हैं, पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल कर लेती हैं, अच्छी ड्रेसेस बना लेती हैं, तो आप उनका भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती हैं। मेरे एक मिसाल ज़रूर दूंगी, एक 55 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आई थी। अच्छा। 55 काफ़ी एज होती है। एंड उन्होंने कहा कि मुझे ना कपड़ों का शौक है, मैं अपनी फैमिली में लोगों को कपड़े डिज़ाइन करके अच्छा, देती हूँ। ठीक है। मैंने उनको कहा कि आप ना सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें और साथ साथ आपको ई-कॉमर्स करवा देंगे। तो मुझे आगे पीछे वाले लोगों ने कहा भी कि कैसे वो कर लेंगी ना, 55 ईयर उनकी एज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें। एंड यकीन करो यार कि 3-4 महीने हुए होंगे, उन्होंने अपना आउटलेट भी खोल लिया, उन्होंने अपना डिस्प्ले सेंटर भी बना लिया, उनकी ऑनलाइन शॉप से उनका पूरा ब्रांड बन चुका है, उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं। तो इफ एक 55 ईयर ओल्ड लेडी कर सकती है, तो ये माशाल्लाह हमारी यंग बच्चियां या खवातीन जो घर पे बैठी, व्हाई नॉट दैट। लेकिन उससे पहले उन्हें सीखने की जरूरत है। हाँ। कि क्या करना है। तो सीखने के लिए मुझे बताइए कि क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, क्या डिग्री की ज़रूरत है, या हम स्किल्स पे भी इन चीज़ों में आगे जा सकते हैं, या हमारे पास डिग्री होगी तो हम इस चीज़ में आ सकते हैं? अच्छा, मैं तो इस बात की बहुत प्रो हूँ कि आपको डिग्री की जरूरत अच्छा, नहीं ठीक है। ठीक है। अगर आपने इंटरनेट की फील्ड में काम करना है तो यू डोंट नीड अ डिग्री। मतलब ठीक है, डिग्री अच्छी है, आपको मैनरिज्म सीख लेंगे, कुछ सीख लेंगे, वो एक अलग बहस है। बट इंटरनेट की फील्ड में पैसे कमाने या काम करने के लिए डिग्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब आईटी की इंडस्ट्री में आना है तो डिग्री की इतनी जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर लें, डिग्री कर लें, लेकिन एज सच जरूरत नहीं है। ठीक है, नाइस टू हैव है, बट जरूरत नहीं है। अच्छा। अब मैं खुद एक अंडर ग्रेड हूँ, सारी दुनिया में मैं आईटी का काम कर रही हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको रेलेवेंट स्किल जरूर आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई भी स्किल है, हमने बात की कुकिंग की, मेकअप की, डिजाइन, ड्राइंग, एनीथिंग, फिर उसको साथ में फ्रीलांस कैसे करना है, या सोशल मीडिया पे बेचना कैसे है, या ई कॉमर्स पे कैसे बेचना है, तो बस ये प्रोसेस आपने सीख लेना है। सोशल मीडिया या ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग, तीनों में से किसी एक जगह आप फॉल कर रही होंगी, तो आपने वो सीख लेना। ये मतलब ये पैरामीटर्स हैं जिनको सीखने की हमें जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा दानिया, आप बहुत सारा इसमें काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, आईटी के हवाले से भी काम कर रही हैं माशाल्लाह, और कई हमारी ऐसी बातें भी हुई हैं, हमने इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए। तो अब जो देख रहे हैं लोग, उन्हें बताएंगे, दोबारा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से आपने शुरू किया, दूसरा जो अवार्ड्स आपको मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी और ये इस पे भी, आईटी इंडस्ट्री में भी, तो उसके बाद कैसी फीलिंग आई दानिया को, और दानिया को कैसा वो बूस्ट मिला कि अच्छा इसके बाद मैं और भी कुछ कर सकती हूँ? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग। अच्छा, सबसे पहला जो, अब तो काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं ओवरऑल, लेकिन जो पहली दफ़ा 2019 में मुझे टेक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद से मिला था, तो वो मेरे लिए बहुत मूविंग था। क्योंकि मैं एक हाई अचीवर तो रही हूँ, डिबेट, स्पीचेस, इन चीज़ों में मिल जाना, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और वो 2019 में, उस वक्त ये वर्ड भी बड़ा नया था मार्केट में, तो उस टाइम जब मुझे वो अवार्ड मिला ना, मेरी, आप सोचें, मेरी एफर्ट्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई कि नहीं, अब मैंने इसको हर हाल में अपना जीना मरना इसी को बना लिया है। अभी रिसेंटली निसा अवार्ड्स में, वुमेन एम्पावरमेंट समिट में मुझे मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर वन कनेक्टेड पाकिस्तान में मुझे इंशाल्लाह अवार्ड देंगे। तो नॉमिनेशन है मेरी वुमेन ऑफ द ईयर की,
टेक वुमेन की, और आई एम होपिंग कि वो भी मुझे ही मिलेगा। सो 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे, अभी तक 2 हैं आपके पास और इंशाल्लाह तीसरा भी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या सोचा आपने कि ख़वातीन को किस तरह बूस्ट करना है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये फील्ड कितनी अच्छी है और किस तरह उन्हें एम्पावर किया जा सकता है? मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि एक तो वुमेन को जो आज़ादी चाहिए होती है, वो अपने फैसले नहीं ले पाती, अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर पाती। तो आज़ादी हमारे पास, मेरा एक जुमला है कि माशी आज़ादी ही कुल्ली आज़ादी होती है। अच्छा, अगर हम माशी तौर पे आज़ाद हैं तो फिर हम जो मर्जी खरीदें, जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी पहने, कोई हमें नहीं पूछे, क्योंकि हमारी अपनी इनकम है। तो सबसे पहले तो हमारा काम है खातून को माशी तौर पर आज़ाद करना। इसके लिए मैं अपने दानकाश में बहुत पर्टिकुलरली ये काम कर रही हूँ कि मैंने विमेन के लिए एक पूरी कैटेगरी अलहदा बना दी है। सही। उसके लिए डेडिकेटेड सपोर्ट के बंदे अलहदा हैं, सेल्स के बंदे अलहदा हैं, टीम अलहदा है, मतलब पूरा उनके लिए मैंने एक सेंटर अलहदा डेवलप कर दिया है। एंड उसमें हम ये होप कर रहे हैं विमेन के लिए, स्पेशली जैसे सिंगल मदर्स होती हैं या डिवोर्सीज होती हैं, उनको हम कम्प्लीटली 50% ऑफ भी दे देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि खवातीन इस फील्ड में ज़्यादा आए। अभी मैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 5 से 6 मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हम ये सेटअप कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे हाउसवाइफ हो, सिंगल मदर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी खातून हो, वो हमें रीच आउट कर सकती है, हमें कॉल करें, हम कॉल पे भी सारी सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आके फिजिकली मिलना चाहे तो वो मिलके भी कर सकती है। कॉल पे हम फ्री गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई भी खातून है, घर बैठी है, बच्चों की माँ है या सिंगल है या डिवोर्सी है या बच्ची है, उसने डिग्री कर ली है, घर वाले नौकरी नहीं करने दे रहे, तो सिंपली कुछ भी ना करे, व्हाट्सएप पे हमें राब्ता करे। हमारी टीम में लड़की ही उसको आगे से डील करेगी, ये भी कोई फिक्र की बात नहीं है कि आगे से कौन होगा। तो लड़की ही आपको डील करेगी, वो आपको सारा फ्री में गाइड कर देगी कि अगले 2-3 साल में तुम्हें क्या 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 करना चाहिए। फिर भी अगर उसको लगता है कि मुझे फिजिकली जाना है तो वो उसकी मर्जी है, वो आ सकती है, वो आके भी कंसल्टेशन हासिल कर सकती है आपसे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी, माइट भी। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर अगर ख़वातीन ने निकलना है बाहर या फिर अगर इस इंडस्ट्री में आना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो उन्हें क्या क्या पहले चीज़ों की ज़रूरत आएगी, कितना उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी और चीज़ें चाहिए होती हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है ना दानिया कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट अपना करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत? आईटी की फील्ड में हम कह सकते हैं कि नहीं, वी डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट। मैं तो सबको यही कहती हूँ, अगर आपके पास है, आप डालना चाहते हो, दैट्स वन थिंग कि आपको कहीं से मिली है, फैमिली से, या आपने कहीं सेविंग की हुई है, तो उसके लिए एक तरीका जरूर है कि हम उसको, जैसे कहते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे स्टार्ट लूंगी। आप जीरो से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा। मैंने खुद जीरो से स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए सब कुछ मैंने इंटरनेट से बिल्ड किया है। मैं अपने कहीं से कुछ भी नहीं, अजदाद की कोई विरासत नहीं है मेरे पास, कोई जायदाद का तकाजा नहीं कुछ किया भी नहीं है। और कोई भी विमेन कर सकती है। आपने सिंपली क्या करना है, 2 से 3 किस्म के सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपने फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में जाना है, यानी आपने सर्विस देनी है, एडिटिंग की, डिजाइन की, राइटिंग की, कोई भी, तो आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। आपने अपवर्क, फाइवर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है, फ्री अकाउंट बनाना है, सर्विस बिडिंग शुरू कर देनी है, सर्विस देनी शुरू कर देनी है, आपको जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने अपनी सर्विसेज देनी है, मेकअप की या कुकिंग की या कोई इस तरह की सर्विस किसी को देनी है, उसके लिए भी आप फेसबुक पे फ्री है पेज बनाना, इंस्टाग्राम फ्री है, लिंक्डइन फ्री है, यूट्यूब फ्री है, फ्री प्लेटफॉर्म्स है। इस पे आप अपना कंटेंट बनाएं, अपने पेजेस बनाएं, अपनी ग्रोथ करें, वहां से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट भी बेचनी है तो प्रोडक्ट अगर आपको बनाने में आपके कोई पैसे लगते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगेन उसको बेचने के लिए फेसबुक आपसे नहीं कह रहा कि अगर तुमने ये प्रोडक्ट बेचनी है तो इतने पैसे मुझे दो। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप्स बना सकती हैं, इंस्टा पे, फेसबुक लाइव से यार खवातीन इतनी अच्छी। मैंने देखा है कि एक खातून से मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि ना उन्होंने 8-9 क्लासें पढ़ी थी, मतलब उन्होंने मुझे बताया मैंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा आप ये फेसबुक लाइव से ना कितने कमा लेती हैं? कहती हैं एक लाइव सेशन करके ना मैं 40,000-45,000 कमा लेती हूँ। ओह वाह। और वो कर क्या रही है मुनीबा, ना उनकी शॉप अपनी है, ना उनकी प्रोडक्ट अपनी है, वो किसी की भी शॉप में जाती हैं और वो कैमरा ऑन कर लेती हैं, बस फेसबुक लाइव ऑन कर लेती हैं और वो पूछें कि नीला वाला किसको चाहिए, हरा किसको चाहिए, और वहीं से उनकी प्री बुकिंग हो रही है और वहीं से वो ऑर्डर अपने कंफर्म करती जा रही हैं। और जो हुआ वो शॉपकीपर्स के साथ भी उन्होंने इवन ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होती है कि हमको आपको राइट देयर एंड देन नहीं पे करेंगे, हम आपको तब पे करेंगे जब हमारे पास पेमेंट आ चुकी होगी। और कोई भी शॉप वाला अगर आप उसको मंथली 10, 20, 30 ऑर्डर दे रहे हैं तो वो इतना आपके साथ ट्रस्ट कर लेता है। हाँ। तो ये एक अच्छा तरीका है। और अगर एक बंदी विदाउट एनी स्किल इतना कर सकती है तो अगर आप इसको थोड़ा सा पॉलिश कर ले, अपने स्किल को थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर लें तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। और इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है
वो ये कि ख़वातीन की इंडस्ट्री में अभी तक मर्द काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा फेलियर इसलिए भी फेस करना पड़ता है ब्रांड्स को या लोगों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक खातून क्या सोचती है। हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताते हैं कि अपने टारगेट ऑडियंस के माइंड से सोचो। अब एक खातून बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि एक खातून को क्या कलर्स पसंद हैं, क्या चीज़ें वो लाइक करेगी। एक अगर हाउसवाइफ है उसको पता है कि बच्चों की पेन क्या होती है और मैंने उस पेन से रिलेटेड कंटेंट कैसे बनाना है। एक मेल कभी भी नहीं बना सकता। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरत है कि आपके हिस्से का काम इस वक्त कोई और कर रहा है और वो रिजल्ट्स उसको नहीं मिल रहे, तो व्हाई नॉट आप अपने हिस्से का काम खुद करें ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट आपको मिले। अच्छा दानिया, ख़वातीन कहती हैं कि हम शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं, और आप हमारे सामने मिसाल हैं। माशाल्लाह दानिया के 3 बेटे हैं और उसके बाद भी वो सक्सेसफुल वुमेन हैं और दूसरों के लिए भी काम कर रही हैं। तो बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी काम कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे एक ज्यादा बड़ी मोटिवेशन होते हैं जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा काम तभी किया जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो मैंने 18 20 घंटे काम किया सारी एक्सपेक्टेंसी में। इवन ड्यूरिंग माई लेबर पेन्स में आर्टिकल्स लिख रही थी। तो कोई भी कर सकता है। और बच्चे तो, अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आसाइश जिंदगी है मैं उनको दे सकूं। उसके लिए आप मेहनत करें। और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज मैंने नोट किया पाकिस्तान के अंदर, कपल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैं देख रही हूँ कपल्स ने स्टार्ट किए हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके भी कर सकती हैं। और अगर वो बेचारा कहीं बिजी है तो आप सारी जिम्मेदारी का टोकरा उसके सर ना डालें, आप खुद से स्टार्ट ले लें। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कहीं रुकेंगी, परेशान होंगी तो मुझसे पूछ लें। हाँ एग्जैक्टली, आप खुद भी कर सकते हैं और जनाब आप एज अ कपल भी इस चीज़ में आ सकते हैं। हमारे साथ दानिया खान मौजूद थी। दानिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हो। बहुत अच्छा लगा आज की नशिस्त में भी जनाब दानिया से डिस्कस करके कि किस तरह वुमेन एम्पावर को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो वुमेन से उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं हम लोगों ने स्ट्रेंथन होना, हमने फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रेंथन अपने आप को करना है। अपने आप को सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। तो आयशा मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। सेल्फ डिफेंस के हवाले से जनाब एक सीरीज हमारी शुरू हुई है जो आयशा मुजम्मिल हमें करना सिखाएंगी, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का जो सेल्फ डिफेंस का सेशन है वो आयशा से सीखते हैं। जी आयशा, ओवर टू यू। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा मुजम्मिल है और मैं एक सेल्फ डिफेंस कंसल्टेंट और फिटनेस एक्सपर्ट हूँ और ख़वातीन की वायलेंस, हैरेसमेंट और ऐसे इश्यूज़ पर काम करती हूँ जिन पे ख़वातीन आमतौर पर बात नहीं करती। आमतौर पर होता ये है कि जब भी कोई खातून किसी मुश्किल का शिकार होती है वो उसको शेयर नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसको हेल्प नहीं मिलेगी या उसकी करेक्टर असेसमेंट होगी या सब उसको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगी या वो ऐसी कंडीशन में चल जाएगी जो उसके लिए बेयरेबल नहीं होगी। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पे बात आपकी डिग्निटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है वहाँ आपको खुद स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का शिकार है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई बहुत बड़ा सा सीन क्रिएट करें या बहुत सारा मेस क्रिएट करें। बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स के ज़रिए आप अपने आप को बचा सकती हैं। आज जो सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो डोमेस्टिक वायलेंस बेस्ड है। अक्सर स्ट्रीट क्राइम में ख़वातीन को सॉफ्ट टारगेट समझते हुए थप्पड़ मारे जाते हैं और ये समझा जाता है कि 1-2 थप्पड़ मारने से ख़वातीन खामोश हो जाएंगी, डर जाएंगी और अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगी, हाथ पाँव भी नहीं चलाएंगी। और आमतौर पे होता भी ऐसे, ख़वातीन हैरेस हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसान है, अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो कितना आसान है, आप अपने आप को कितना ईजीली डील कर सकती हैं। तो मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं, तो देखते हैं आज हम किस तरह से इस सिचुएशन को डील करते हैं। आपने देखा, सबसे पहले मैंने उनका हाथ रोका, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अज्यूम किया, फिर मैंने उनकी रिस्ट को ट्विस्ट किया, फिर मेरे पास और बहुत सारे तरीके हैं, मैं उनको पंच हिट कर सकती हूँ, लेकिन मैं सबसे सेफ तरीका अडॉप्ट करूंगी। जो मेरी एल्बो है, एल्बो पे हिट करूंगी, उनका हाथ पकड़ूंगी, अपनी दूसरी एल्बो से उनके फेस को हिट करूंगी। ऐसा करने से मैंने ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया बल्कि ओपोनेंट को भी ज्यादा डैमेज किया। जैसे कि हम दोबारा आपको करके दिखाते हैं। जी सर, ट्विस्ट, डन एंड हिट ऑन हिज चिन। क्योंकि चिन एक सॉफ्ट टारगेट है किसी भी ओपोनेंट का, यहां पे आप थोड़ा सा भी हिट करते हैं तो जोर से लगता है।
तो हमने क्या कोशिश करनी है कि हमारी तो एनर्जी कम लगे, लेकिन जो हमारा ओपोनेंट है वो ज़्यादा डैमेज हो। अब इसी तरह से लोग 2 हाथों से थप्पड़ मारते हैं, आपने सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज को अज्यूम करना है कि राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। आमतौर पे थप्पड़ राइट हैंड से मारा जाता है क्योंकि सबसे इजी एक्सेस वही होती है। तो हमेशा कोशिश करें अपने ओपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, और वो स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपको इतना वक्त ज़रूर दे कि आप उस सिचुएशन से एग्जिट कर सकें। ऐसा ना हो कि आप मार खा के उसी सिचुएशन में फ्रीज हैं। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो अनोइंग सिचुएशन होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली आप ऐसा करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मार खाने के बाद मैं क्या करूं। तो ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ठीक है जी। खवातीन ने अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, आयशा मुज़म्मिल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और वो सेल्फ डिफेंस के हवाले से हमें सिखा रही थी। आयशा, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आपने मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।